हेलो स्टूडेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे सारे मिरर में बन रहे इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कि कहाँ पे क्या रखे तो कैसे ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। तो थोड़ा सा कट हो गया था लेक्चर। तो आज देखने जा रहे हैं मिरर्स फॉर्मूला, कि उसमें एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से वो काम करेगा कि आपके पास एक फोकल लेंथ होगी और दूसरा होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो उसके हिसाब से आप फाइंड कर पाओगे कि उसका इमेज कहाँ पे बना है। तो देखो मिरर्स फॉर्मूला डिराइव करना तो है नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला ये क्या है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसमें आपको मालूम है कि f क्या है, फोकल लेंथ, बाद में u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड v इमेज डिस्टेंस। चलो अब देखो, इसमें से आपको मालूम है, हमने साइंस सिस्टम पढ़ा है कि सारे जो लेफ्ट साइड है पोल से लेफ्ट साइड, वो सारे कैसे आएंगे, नेगेटिव। तो एक बात आपको खास याद रखनी है कि अगर आपका लेंस मान लो कॉनकेव है, कौन सा वाला है, लेंस नहीं सॉरी मिरर, कौन सा वाला, कॉनकेव मिरर है। तो देखो, तो इसमें सारी चीजें कौन सी साइड आएगी, लेफ्ट साइड, पोल से लेफ्ट साइड। ये मान लो है आपका फोकल, तो इसमें लेफ्ट है, मान लो फोकल लेंथ है तो यहाँ पे आएगी। अब ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा तो आपका जो मान लो इमेज बन रहा है वो भी यहाँ पे आएगी। तो सारे के सारे यानी कि यू भी कैसा आएगा, नेगेटिव, और v वो भी नेगेटिव, और फोकल वो भी कैसा आएगी, नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर में सारे के सारे डिस्टेंस कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। अब देखने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बनता है। तो आपको वो भी मालूम है कॉन्वेक्स मिरर का, लास्ट लेक्चर में देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें मान लो ये वाला, उसकी बाहर की जो परत है आउटर सरफेस है वो कैसे होती है, रिफ्लेक्टेड। ओके, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे रहा आपका फोकल। तो अब लेफ्ट साइड देखो, इसकी फोकल लेंथ कहाँ पे आ रही है, इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे है, तो वो पोल से राइट साइड चली गई। तो f कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव। और इसका इमेज भी कैसा बनेगा, मान तो इसका इमेज भी बन रहेगा मोस्टली कैसा, पॉजिटिव, जबकि u कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि u ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे होगा और इसका इमेज बनेगा यहाँ पे। ये है इमेज, देख लेना कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर कैसे बन रहा है। ये सारी चीजें है, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स इमेज के साथ कैसे बन रहा है। तो ये चीज है मिरर्स फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे u दिया है, अगर कॉनकेव मिरर है और u दिया है कि u है आपका 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपको कैसा लेना है, इसको माइनस, वहां पे भी माइनस है। बट फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, तो अगर कॉनकेव रहा, अगर कॉनकेव मिरर रहा तो वो कैसे हो जाएगी, f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स हुआ तो क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। बट ये कैसे आएगी, प्लस आएगी। तो नोट करो, पॉज करके लिख लो कि क्या समझना। ये है मेनली अपना मिरर्स फॉर्मूला। ओके, साइंस सिस्टम पढ़ गए हो तो इसके ऊपर से है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं मिरर्स फॉर्मूला के ऊपर से मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। क्या है मैग्निफिकेशन, होता है क्या है, तो हमें मालूम है कि
मिरर में आप देखो तो प्लेन मिरर होगा तो आप जितने वो उतना ही दिखेगा, नॉर्मली आपका जितना हाइट है उतना ही हाइट दिखेगा और आपका जितना ब्रेथ है वो इतना ही दिखाई देगा। बट इसमें क्या होगा, ये सारे जो मिरर है वो कैसे है, कॉन्वेक्स है और कॉनकेव है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो इमेज है वो या तो छोटा या तो बड़ा होकर दिखाएगा। तो वो कितना होता है, अगर मान लो कि आपकी हाइट इसके हिसाब से और डिस्टेंस के हिसाब से, जो भी हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है तो आगे जाके 4 सेंटीमीटर मिलेगा कि 1 सेंटीमीटर मिलेगा, बड़ा होगा छोटा होगा या तो उसके जितना ही होगा। वो मिलाने के लिए ये चीज आती है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो इसे देखना है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको m से लिखते हैं, डिनोट करते हैं m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। h डैश क्या है, तो h डैश से हाइट ऑफ इमेज अपॉन h। अपॉन h क्या है, हाइट ऑफ मिरर। यानी कि जो भी हाइट आपको गिवन है, मान लो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने रखा वो 2 सेंटीमीटर रखा है, ओके, और उसका डिस्टेंस कितना रखा है आपने, मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर पार है पोल से, ओके। तो उसके हिसाब से मिलाना है कि उसकी जो इमेज की हाइट है वो क्या मिलेगी और उसका मैग्निफिकेशन। और मान लो यहाँ पे इमेज जो बन रहा है एज एग्जांपल 3 सेंटीमीटर का बन रहा है, तो 3/2 यानी कि 1.5 टाइम बिगर होगा किससे, इमेज। कैसे, देखो h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ये है आपकी इमेज और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब देखो इमेज में क्या है, इमेज कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 3 बट हाइट ऑफ मिरर सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका, तो उसकी हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की, 2 सेंटीमीटर, तो 2 तो 3/2 यानी कि 1.5, तो 1.5 सेंटीमीटर बड़ी यानी कि टाइम कितनी बड़ी होगी जो आपकी ऑब्जेक्ट है उससे आपकी इमेज, ओके। मैग्निफिकेशन कितना बड़ा हो गया तो इतने टाइम बड़ा हो गया, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, दोनों कट, तो बचा क्या 1.5 टाइम बिगर, ओके। ऑब्जेक्ट से कितना होगा 1.5 टाइम बिगर होगा। पॉज करके नोट कर लो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर क्या चीज है क्या नहीं है वो। चलो हो गया। अब नेक्स्ट देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। तो चलो देखते रिफ्रैक्शन क्या है, नया टॉपिक आया, आपने फील किया होगा सारी जगह। रिफ्रैक्शन क्या है पहले तो देख कि कभी कभार क्या होता है कि आप अगर ग्लास के जो मिरर लेंस वाले टाइप के जो ग्लास है उसमें देखो ट्रांसपेरेंट, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने पेंसिल उसमें रख दी और आधा पानी का कंप्लीट भरा हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि पेंसिल आप रखोगे तो क्या होगी, वो पेंसिल बीच में से जो सरफेस है वहां से टूटी हुई दिखेगी, यानी कि ऐसे यहाँ पे रिफ्रैक्शन। ये है आपका ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और उसमें मान लो यहाँ तक पानी भरा होगा, अगर आपने उसमें पेंसिल रखी यानी कि ऐसे, ये है पेंसिल, तो क्या होगी यहां से थोड़ी सी बैंड हो, देखिए क्या, यानी ये जो चीज हो गई ये क्या हो गया रिफ्रैक्शन।
तो इसको लिखना है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है, आपने देखा है काफी सारी चीजों में कि स्विमिंग पूल है तो उसका जो लेयर है नीचे वाला जो उसकी वो आपको ऊपर लगेगी, थोड़ी सी ऊपर लगेगी जो नॉर्मल होती है उससे, तो उसके हिसाब से कभी कभार गलती हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन, बेंडिंग of light when it's enter one transparent medium to another medium called refraction। ध्यान दें, बेंडिंग ऑफ लाइट, देखो यहाँ पे ये जो चीज है वो बेंड हो गई, यहाँ पे सरफेस पे क्या चीज हो गई है, बेंड। तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट्स एंटर वन ट्रांसपेरेंट, ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये वाला जो मीडियम है, तो ये मीडियम कौन सा वाला है हमारा, एयर। ये मीडियम कौन सा है हमारा, एयर। वन ट्रांसपेरेंट मीडियम तो अनदर मीडियम, अनदर भी कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट भी होगा, तभी जाके आपको दिखेगा, वरना कैसे दिखेगा। अनदर भी कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट। यानी कि ये जो मीडियम है ये वाला हमारा कौन सा है, वाटर का। तो बेंड क्यों होगा, ये तो हो गया बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट्स एंटर वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम कॉल्ड रिफ्रैक्शन। चलो ये चीज को हमने मान लिया कि चलो बेंड हो रहा है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रहा है, बट क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, तो यहां पे लिखेंगे रीजन, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या बात होगी, चेंज ऑफ वेलोसिटी किसकी, वेलोसिटी किसकी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है लाइट की, किसकी, लाइट। लाइट की भी वेलोसिटी होती है, देखना यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये चीज वैक्यूम यानी कि जो अर्थ और सन के बीच में है, एटमॉस्फेयर बिना का मीडियम, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। तो उसमें उसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और अगर इसको किलोमीटर में ट्रांसफर करो तो 3 लाख, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड, इन 1 सेकंड लाइट ट्रैवल 3 लाख किलोमीटर इन वेग। समझना बात, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर काट देता लाइट, किसमें, वैक्यूम में। तो ये वेलोसिटी हो गई इसमें, वैक्यूम में। अब देखो उससे थोड़ी कम होगी, कहां पे, एयर में। अब एयर में से जब जाती है किसमें, वाटर में, तब उसकी वेलोसिटी और कम हो जाती है, तो उसके हिसाब से वो बैंड हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। चीज ये नोट कर देना, पॉज करके लिख लो कि क्या है रिफ्रैक्शन और कितनी लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है, ये दोनों में है, ये मीटर पर सेकंड में और ये किलोमीटर पर सेकंड में। एक ही नॉर्मली याद रखने की ट्रिक है कि 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर कट करता है वैक्यूम में। खास याद रखना किसमें, वैक्यूम में। चलो हो गया क्लियर। अब देखो, अब वेलोसिटी और क्या चीज है, वेलोसिटी का हो गया ना, चलो अब हटा देता हूं रिफ्रैक्शन। तो अब इसके भी लो आएंगे,
चलो तो रिफ्रैक्शन के लॉज क्या वो देखते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सबसे पहला लॉ, तो देखो पहले तो यहाँ पे हम फिगर बना लेते क्या चीज है। ये हमारी सरफेस है, ये एयर है, मान लो क्या है एयर, और ये क्या है वाटर। दोनों मीडियम हो गए। अब मीडियम को हम एन से डिनोट करेंगे, वो क्या चीज है देखिए, इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो देखते हैं। चलो बट यहाँ पे अभी मैं बोल देता हूँ एयर, और यहाँ पे बोलना, मान लो ये आया आपका इंसिडेंट रे, हो गया ये इंसिडेंट पॉइंट। चलो यहाँ से जाना चाहिए एस, बट जा कैसे रहेगा, थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। अब बैंड कैसे होता है वो भी चीज देखेंगे कि कब अप जाता है और कब डाउन आता है, ऊपर जाता है और पार जाता है, अवे जाता है। चलो अब ये जो सरफेस है उस पे मिला दो एक नॉर्मल, यानी कि ये नॉर्मल। तो हमने सीखा है, पढ़ा है, स्टडी किया है क्या, रिफ्लेक्शन जब देखा था तब उसमें हमने क्या देखा था कि जो नॉर्मल है ये हो गया आपका क्या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट से ये क्या हो गया रिफ्रैक्टेड है। हाँ चलो अब देखना क्या है कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बना है, यानी कि ये एंगल बना है उसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल, ये नॉर्मल है, हाँ भाई क्लियर है। तो रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। हो गया, देखो बात क्या चीज है। तो आगे देखिए, तो यहां पे लो कैसे लगेगी, ये क्लियर हो गया। अब फर्स्ट लो क्या है, तो इंसिडेंस रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all are lie in same, यानी कि एक ही प्लेन में वो ऐसे तिरछा नहीं जाएगा। हमने देखा था रिफ्लेक्शन में कि एक ही एंगल में रहेगा, ऐसे दूर नहीं जाएगा। अब सेकंड वाला क्या है, फर्स्ट वाला हो गया कि इंसिडेंस रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल आर लाइंग सेम प्लेन, तीनों के तीनों सेम प्लेन में हो गए, एक भी ऐसे दूर जाएगा नहीं। अब सेकंड लो क्या है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the angle of sine of refraction, refracted, the angle of sine of refracted is constant। तो इसकी चीज क्या है, द रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि साइन आई, साइन का एंगल उसका रेशियो लेना है किसके साथ, टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट बोला है। अब ये कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे क्या है वो देखना है। तो वहां पे आएगा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या है, तो वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर, हम देखेंगे। चलो इसको पॉज करके लिख लो।
चलो तो आगे बढ़ते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खोजने के लिए। चलो ये रखने को काम आएगा थोड़ा सा। चलो क्लियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम डिनोट करेंगे एन। तो यहाँ पे देखो मैंने पहला जो मीडियम लिया है एक फर्स्ट मीडियम है ये एयर वाला, वो कौन सा है एयर, तो उसको मैं डिनोट कर दूं n1 से, इससे n1 से। तो व्हाट इज n1? तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी मिलाना है तो उसका नॉर्मल पहले को फॉर्मूला बना दो n, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मान लो पहले वाला है एयर का, तो यहाँ पे मैं लिख दूं एयर इज इक्वल टू, अब इसका मिला तो लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखो यहाँ पे मीडियम है, तो यहाँ पे हमने कौन सा मीडियम लिया है एयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एयर, तो एयर में कितनी उसकी वेलोसिटी है तो यहाँ पे मान लो मैं बोल दूं n air इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी उसको हम किससे डिनोट करते हैं c, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम उसको हम डिनोट करते हैं v1 से। तो ये हो गया n air का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका हो गया air का। अब ऐसे ही वाटर का मिला है तो कैसे मिलेगा, n वाटर इज इक्वल टू c अपॉन v2, c अपॉन v2। यहाँ पे v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर है, n एयर अपॉन n वाटर। अगर मैं इसको डिनोट करता हूं ऐसे n1 इज इक्वल टू c बाई v1, और इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं कि भाई n2 इज इक्वल टू c अपॉन v2। चलो ओके, अब इस दोनों का रेशियो देखो, रेशियो ऑफ n1 एंड n2। तो क्या आ गया n1 बटा n2 इज इक्वल टू n1 क्या चीज है c बाई v1, उसके c बाई v2। चलो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चलो ऊपर, तो n1 अपॉन n2 ये हो जाएगा c अपॉन v1 इनटू v2 बाय c कैंसिल बचाएगा n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू v2 बाय v। चलो क्लियर है, तो क्या होगा देखो यहां पे अगर इसको लिखना है तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू v2 बाय v1, वो हो गई उसकी वेलोसिटी। अगर इसको लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकोगे, ये पहले लिख लो बाद में मैं लिख देता हूं, इसको ऐसे लिखना है, नहीं लिख लो पॉज करके लिख लो। चलो हो गया। अगर ऐसी चीज है कि n1 बाय n2 इज इक्वल टू v2 बाय v1, तो इसको कैसे लिखेगा कि रिफ्रैक्टिव बोलोगे कैसे बोलोगे इंडेक्स ऑफ n1 विथ रिस्पेक्ट टू n2। तो पहले n1 लिखो उसके बाद 2, इसका मतलब क्या है n1 2 कि फर्स्ट का इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n1 विथ रिस्पेक्ट टू n2। ओके, पीछे वाला है वो रिस्पेक्ट वाला बनेगा, यानी कि सापेक्ष बोलते हैं ना रिस्पेक्ट, उसके रिस्पेक्ट में हम मिलाएंगे कितना है n12 इज इक्वल टू v2 बाय v1। चलो क्लियर। अगर ऐसे ही मिला है n2 तो वो क्या हो जाएगा उससे उल्टा, दोनों साइड इसको उल्टी कर दो तो क्या हो जाएगा n2 बाय n1 इज इक्वल टू v1 बाय v2। तो इसको कैसे लिखोगे v1 बाय v2, और बोलोगे कैसे n2 1 को n2 विथ
रिस्पेक्ट टू एन। क्लियर है? चलो नोट डाउन करो, n1 क्या चीज है? तो वो जो आपका कांस्टेंट था वो था n1, जो स्नेल्स लॉ है उसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या था आपका? वही है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह ये आ जाएगा n1, क्या चीज रह जाएगी? n1। सो बी क्लियर, स्नेल्स लॉ यही है, मैं लिखना भूल गया था वहां पे। स्नेल्स लॉ ये है जो आपका रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है, रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है वही स्नेल्स लॉ है। फर्स्ट लॉ तो कॉमन ही है दोनों में, बट जो सेकंड है वो उसको नाम दे दिया स्नेल्स लॉ। क्लियर है क्लास? और ये सारी चीजें क्लियर है कि कैसे आ रहा है, वेलोसिटी सबकी ले रहे है उसके रिस्पेक्ट में बाद में स्नेल्स लॉ का जो कांस्टेंट है वो बनाता है। ओके, पॉज करके लिख लो। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।